एक ब्रेक के बाद नए सेशन की शुरुआत तक्षशिला ऑनलाइन के इस चैनल पर। वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उस प्रीलिम्स के पेपर के इकोनॉमी के सेगमेंट को उठाकर और जो पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियोस के बाद से हम पॉलिटी को भी डिस्कस करेंगे। दूसरे वीडियो में, तीसरे वीडियो में करंट अफेयर्स को, यानी क्वेश्चंस पेपर को पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, हल्का फुल्का ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के जो करंट अफेयर्स के क्लाइमेट वगैरह के क्वेश्चंस हैं उसको डील करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। तो नए सेशन की शुरुआत प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करने के साथ। तो हमारे पास जो सेट नंबर पेपर का है वो ए है और ए पेपर का पहला क्वेश्चन ही इकोनॉमी से डील करता है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं और जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग: bonds, hedge funds, stocks, venture capital. How many of the above are treated as alternative investment funds? यानी हमें AIF के बारे में बात करना है। और bonds are treated as conventional nature of investment. Stock is same, hedge funds are AIF, venture capital. आंसर में क्या है? only 1, only 2, only 3, all the 4. The correct answer is only 2. तो दूसरा क्वेश्चन, which of the following are the sources of income for the Reserve Bank of India? Buying and selling government bonds, ये रिजर्व बैंक का काम है, हम जान चुके हैं। Buying and selling foreign currency, it is one of the another work जो RBI करता है, पेंशन फंड मैनेजमेंट नहीं करता है। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, आरबीआई का लेना देना नहीं है। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूसिंग करेंसी नोट्स 5। हमें क्या आंसर करना है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 and 2 ओनली, बट आरबीआई इज ऑल्सो डूइंग प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूसिंग द करेंसी नोट्स, तो 1 and 2 करेक्ट है, लेकिन 1, 2 and 5 इज मोर करेक्ट, मोर एक्यूरेट। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 1, 3, 4, 5 ये तीनों गलत ऑप्शंस हैं। इसके बाद से हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट में से ईडी बिल्कुल एक्ट 2080 है, बट इट डज नॉट वर्क अंडर द सिक्योरिटी डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो ये गलत ऑप्शन है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस बिल्कुल 1962 के कस्टम्स एक्ट के साथ है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ काम करता है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट, ये डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री और फाइनेंस के लिए। बिल्कुल ये टैक्स के उसके जो एनालिटिक्स असिस्ट है वो सिस्टम है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। तो इन हाउ मैनी ऑफ एबव रोज इज द इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड? सिर्फ 2 मैच किया है, तो ओनली 2, बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चौथे नंबर क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? चौथा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया to submit a business responsibility and sustainability report, BRSR. In India, a company submitting a BRSR make disclosure in the report that are largely non-financial in nature. आप जानते हो BRSR जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह है, तो ये नॉन फाइनेंशियल इन नेचर होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट दिख रहा है। पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से डील करती है, जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसको से भी डील करता है, तो थोड़ा सा ये कंट्राडिक्टरी लग रहा है। तो 1 ओनली नहीं, 2 ओनली। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट? तो 2 ओनली, तो आंसर इज सेकेंड वन। तो दिस वन इज द आंसर, आंसर इज सेकेंड वन। इसके बाद से हम आते हैं 5th नंबर क्वेश्चंस पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इन इंडिया consider the following statement: in India, income from allied
agricultural activities. Here is word allied, like poultry farming and wool, फिशिंग वगैरह भी इसके नेचर में आता है. तो कह रहा है एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी, यहाँ एनी वर्ड भी लगा दिया, एनी टैक्स नहीं होगा. तो ये आपको पता है इसके ऊपर जीएसटी वगैरह लगता है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है. स्टेटमेंट 2, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड ए कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ 1960. बिल्कुल करेक्ट. दूसरा है. अब आंसर क्या देना है ये देखिए. Which one of the following is correct in respect of the above statements? Both statement 1 and 2 are correct and नहीं. Both statements are not correct. Both statement 1 are correct, not correct. Statement 1 is correct, but statement not correct. गलत. Statement 1 is not correct, but statement 2 is correct. Yes. D is the correct answer. 6th. और 6th क्वेश्चन थोड़ा सा इकोनॉमी नहीं, जियोग्राफी का जो मिनरल पार्ट है उससे भी अटैच्ड है, लेकिन हम इसको देखते हैं क्योंकि ये एक सीक्वेंस में है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर. ये तो स्टेटमेंट सही है, आपको पता है ज्वाइन किया हुआ है गवर्नमेंट ने, और ये यूएस इनिशिएटिव था जो रेयर मिनरल्स हैं उसके ऊपर चाइनीज डोमिनेशन ना हो इसके लिए. इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स. नहीं, ये गलत है. द पार्लियामेंट 2023 हैज अमेंडमेंट द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट. बिल्कुल सही. ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स. तो स्टेटमेंट 1 and 3, which statement is correct? 1 and 3. तो हमने 6 क्वेश्चंस डील किया भी. उसके बाद से 7th क्वेश्चंस देखते हैं किस पार्ट को कंसीडर करता है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, 7th नंबर क्वेश्चन भी इससे जुड़ा हुआ है इकोनॉमी से. As regards returns from an investment in a company, generally bondholders are considered to be relatively at lower risk than stakeholders. बिल्कुल करेक्ट. बॉन्ड होल्डर डेप्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है. स्टेटमेंट 2, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू बी कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर ऑनर, पार्सली ऑनर हो ही जाते हैं, ये भी करेक्ट है. तीसरा, फॉर रीपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर्स बाय द कंपनी, ये भी सही है. Which one of the following is correct in respect of the above statements? Both statements, second and third statements are correct, and both of them explained statement 1. Yes, it's correct. ये सही दिखता है, इसको सही का टिक देते हैं. Both statement 1 and 2 are correct, and statement 1 explains statement 2. Statement 1 explains statement 2. No, this one is not correct, क्योंकि वो लेंडर्स को डिफाइन कर रहा है. यहां आप देख रहे हैं both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 1 explain statement 2. This is not correct. Statement 1 is not explaining statement. No, not explaining statement 2. This is correct. Third is not correct one. Fourth is not correct one. The answer is, from my view, answer is A. Consider the following statement. India accounts for a very large portion of all equity option contracts traded globally, thus great boom. ये जो है, ये आप इंडियन एक्सप्रेस में थोड़े दिन पहले इस पर एक अलग से पूरी स्टोरी आई थी, ट्रेड को लेकर, इक्विटी को लेकर. ये सही है. इंडियाज स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट. ये अभी की घटना है, ये भी सही है. देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू आर्म द स्मॉल इन्वेस्टमेंट. गलत है. ये तो म्यूचुअल फंड्स के जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें भी वार्निंग रहती है. सही है. गलत है. और वो बोल कर आता है कि मार्केट रिस्क को समझना चाहिए और है बॉडी. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली. देन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ओनली करेक्ट. द आंसर इज ए.
नाउ देखो, ये जो 9th क्वेश्चन है ये इकोनॉमी के बेसिक है। सर्कुलर इकोनॉमी आपको पता है, सर्कुलर इकोनॉमी का ही कॉन्सेप्ट है कि वेस्ट को कम करना है, एक बार इस्तेमाल हुई चीज को दोबारा इस्तेमाल करना है। देखिए क्या स्टेटमेंट है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, बिल्कुल करेक्ट। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट्स, बिल्कुल सही है। रॉ मटेरियल के यूज को रिड्यूस करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इस सही है। बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन, ये सही दिख रहा है, बाकी को देखना पड़ेगा। बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन, only one of the statements explain either statement. I will go with A. I think A is the correct answer for question number 9. 10. Consider the following. Capital receipts create a liability or cause a reduction in the asset of the government. बिल्कुल सही। बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसिप्ट्स, ये भी सही है। इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स ए लाइबिलिटी, ये गलत है। दिस वन इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड। वी हैव डिस्कस्ड अराउंड 10 क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी। आगे देखते हैं कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं या दूसरे हैं। यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये हिस्ट्री की तरफ जा रहा है और फिर ये हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। आगे स्कैटर्ड मैनर में बिट एंड पीसेस में इकोनॉमी के क्वेश्चंस को कैटर किया गया है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मुझे ठीक से ध्यान नहीं है कि क्वेश्चन नंबर मैंने पूरा देखा था। ये जैसे COP 28 का क्वेश्चन है तो ये इकोनॉमी का नहीं है, ये ज्योग्राफी का है। पेरिस एग्रीमेंट, ज्योग्राफी, CO2, फुल बैटरी व्हीकल्स नहीं, सेमीकंडक्टर, पॉलिटी 61 क्वेश्चन नंबर। Suppose the revenue expenditure is 80,000 crore and revenue receipt is 60,000 crore. The government budget also shows borrowing of 10,000 crore and interest payment of 6,000 crore. Which of the following statement are correct? Revenue deficit is 20,000 crore, बिल्कुल हमने वो स्टेटमेंट में देख लिया। 80,000 करोड़ है, रेवेन्यू रिसिप्ट 60,000 का है, तो दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट। फिस्कल डेफिसिट इज 10,000 करोड़। द गवर्नमेंट बजट आल्सो शोज बोरोइंग ऑफ 10,000 करेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। हाँ, तो बोरोइंग 10,000 करोड़, दिस इज फिस्कल डेफिसिट। इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं? 6,000 करोड़ रुपया, तो 10,000 6,000 माइनस करके 4,000 करोड़। थर्ड इज सही। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only. D is correct answer. India one of the non-founding member nahi. This question is not belonging. 64. The World Bank want that India could be World Bank का है, लेकिन ये अलग तरह का है। Yes, this question, the country's fiscal deficit stands at rupees 50,000 crore. It is receiving rupees 10,000 crores through non-debt creating capital receipt. The country's interest liabilities are, which are the gross primary deficit? ये पिछले क्वेश्चन में पूछा गया, अभी पूछा गया। इसको कुछ नहीं करना है, ये थोड़ा घुमा के पूछा गया है, इसलिए हमें 50,000 करोड़ रुपीस ये है और 1,000 करोड़ रुपीज है, 48,500 करोड़। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये तो बेसिक क्वेश्चंस था, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना था। अब नाउ 66th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रिगार्ड ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट? It has recommended
grants of rupees 4,800 crore from the year this to enhance educational outcome, नहीं पता है। 45% ऑफ नेट, ये तो नहीं है, ये ये तो देखो 15th कमीशन है, ये ईयर जो उसका टेन्योर का है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सही नहीं है। दूसरा 45% ऑफ नेट, हाँ ये चीज़ है, 45% दे नहीं रहा है वो। ये सही है। फिजिकल परफॉर्मेंस, यस सही है। तो बात ये है, सेकंड दो तो गलत हो गए, 1, 3 एंड 4। देखो यहां भी सेकंड है, यहां भी सेकंड है, यहां भी सेकंड है, ये तीनों आंसर को काट दो। दिस वन इज करेक्ट। नाउ कंसीडर द RTGS. Consider the following statement in respect of the IBRD. It provides loan and guarantee to the middle income countries. बिल्कुल सही है ये। It was single handedly, नहीं, इसके साथ बहुत सारा है। It established to help Europe. ये तो मैंने इतने सारे लेक्चर लिए हैं, जो ग्लोबल ऑर्डर है या जो टेरिफ है, किस तरह इमर्जिंग ऑफ चाइना, इसमें बार बार ये सारी चीज़ें हमने बताई है। प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं लेक्चर लिया है, मेंस के हिसाब से लिया है, लेकिन द ओनली आंसर इज 1 and 3 only. 1 and 3 only. C is the correct answer. Consider the following statements in respect to the RTGS and NFT. In RTGS the settlement type is NFT में टाइम लगता है, बिल्कुल सही। उसके बाद से इन RTGS द कस्टमर इज चार्ज्ड फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन, ये गलत है, कहीं चार्जिंग नहीं है। ऑपरेटिंग आवर्स रिस्ट्रिक्टेड ए सर्टेन डेज वाइल दिस इज नॉट टू, दिस इज 1 only. दिस इज करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा जाते रहते हैं। फ्रांस के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध है। जर्मनी के साथ अब संबंध, जो ये लड़ाई हुई है उसमें जर्मनी ने टेरर को लेकर अपने, मुझे तो लगता है अपने रवैये से आगे जाकर सपोर्ट किया है। सिंगापुर के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। बांग्लादेश के साथ। हाउ मेनी कंट्रीज अमंग्स्ट द अबव आर देयर अदर देन इंडिया वेयर इंटरनेशनल UPI? तो 3 है क्या? ओनली 3। बी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये इकोनॉमिक सर्वे का है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं है। मेरे हिसाब से हमने इकोनॉमी के लगभग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, और इस डिस्कशन के बाद से हम इन सारे चीज़ों को अगर कंक्लूड करना हो तो 2-3 तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। पहला कंक्लूजन ये हो सकता है कि इन डेप्थ और इन टोटलिटी मैं, क्वेश्चन पेपर आसान है या क्रिटिकल है या मुश्किल है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा कि क्वेश्चन पेपर जब पहली बार मैं सिलसिलेवार ढंग से देखता हूं, मैं GS2, GS3 और करंट अफेयर्स को लेकर ज़्यादा बोल रहा हूं, तो आपको इन टोटलिटी ज़्यादा चीज़ें जाननी है, और इन डेप्थ और न्यूज़पेपर पढ़ने के तरीके को अगर आप नहीं बदलेंगे तो फिर ये क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को इतने कम समय में आपको मेंटली प्रोसेस करके सही आंसर पर पहुंचना कठिन होता दिखाई देगा। मेरा अनुमान है कि जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर 2-3 साल से कठिन होते जा रहे हैं, ये उसी तरह के पैटर्न का एक पेपर है, और हम कल जब पॉलिटी या करंट अफेयर्स उसका कोई एक सेगमेंट डिस्कस करेंगे, या 2 भी डिस्कस कर सकते हैं,
तो फिर हमें समझ में आएगा कि ये ओवरऑल पेपर किस तरह का है और इसका कट ऑफ वगैरह अब मैं अकेले अपनी कैपेसिटी में आपको डिलीवर करता हूँ, बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बाद बहुत सारे सपोर्टिंग हैंड्स होते हैं, तो मैं उस तरह से नहीं कह सकता। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पेपर ये पिछले साल और उसके पिछले साल उसी पैटर्न का एक्सटेंशन है। इन टोटलिटी और इन डेप्थ ज़्यादा अपने को पढ़ने की ज़रूरत है। और इस चैनल के बारे में बता दूं कि इस चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 3 तरह से लाभ ले सकते हैं। पहला लाभ, वैसे लोग जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना चाहते हैं वो मैं बिल्कुल कम समय में लाने की कोशिश करूंगा। और दूसरे वैसे लोग जो अब मेंस का पेपर लिखेंगे इस प्रीलिम्स के बाद, उनके लिए एक पैकेज, और तीसरा एक फाउंडेशन कोर्स है, और चौथा है GS2 और GS3 में पढ़ाया करूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको प्लेलिस्ट में अलग से मिलेगा। न्यू सेशन का ये पहला वीडियो है। अभी आपको 10 जून से 15 जून के बाद हमारा इनरोलमेंट प्रोसेस चालू होगा। तो उस प्रोसेस में ऐसे लोग जो नए हैं और अब से पेपर्स इस ढंग से आ रहे हैं, नए पैटर्न को पकड़कर और अपने स्कूल को डेवलप करना चाहते हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए, वैसे बच्चे जो ग्रेजुएशन में हैं, ऑनलाइन है, पूरा मीडियम ही ऑनलाइन है, तो इस पर हमसे मिलिए और इनरोल कीजिए अपने को फाउंडेशन कोर्स में। दूसरा, मेंस वालों के लिए जो है पूरा मतलब करंट अफेयर्स, तो वो 1 हफ्ते के बाद से मैं चालू करूंगा, बिल्कुल टोटल करंट अफेयर्स इस सेशन में जो मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए। और तीसरा, GS2 और GS3 जो मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ाते ही रहूँगा, और पेपर का एनालिसिस उसी तरह से जारी रहेगा। इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए। जिन जिन लोगों ने प्रीलिम्स दिया, ये भूल जाओ पेपर कैसा हुआ है, मेंस की तैयारी करो। कट ऑफ कहीं भी इसमें लटक सकता है, मेरा अनुमान है, और आप भी भाग्यशाली हो सकते हैं कि आप उस कट ऑफ को पार कर जाएं। कल मिलते हैं करंट अफेयर्स और पॉलिटी के वीडियो के साथ। थैंक यू।